हेलो दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश गौतम है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल हाउ इट वर्क्स में स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्टअप दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनिट इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम हर एक यूनिट सेल करने पे कितना प्रॉफिट या लॉस बना रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है। सबका विजन है ब्रांड बनाना, ब्रांड बिल्ड करना और उसको एक स्केल तक ले जाना विद अ प्रॉफिटेबिलिटी। बट वो कैसे करें वो समझना, डिस्काउंट क्या है, मार्केटिंग क्या है, लॉजिस्टिक, कौन से चैनल पे मुझे बेचना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस एक कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखेंगे जो एक स्टार्टअप के फाउंडर, इन्वेस्टर और उसके मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट वो ये समझते हैं कि ये टर्म्स हमारे कैसे होने चाहिए। हमें आइडिया है ये टर्म्स कैसे होने चाहिए, बट ये आइडिया नहीं है कि इन टर्म्स को किस तरह से यूज़ करना है अपने बिजनेस पे। हमारे बिजनेस के बॉटलनेक्स क्या है, आखिर हम उन बॉटलनेक्स को कैसे सुधार सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहेगा आज की वीडियो के थ्रू कि हम आपको इतना ट्रेन कर दें कि कल आप एक ब्रांड खोलना चाहें तो आपको ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि हमें किस प्राइस में क्या लाना है, हमें कितना मार्जिन बनाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। ये आते हैं जीएमवी। जीएमवी को बोलते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अगर आप समझते हैं कि हमने एक स्टार्टअप खोला, एक ब्रांड बनानी चाहिए, अमेजोन पे लिस्ट कर दिया। अमेजोन में लिस्ट करने के बाद लेट्स से आप अगर 10 यूनिट बेचते हैं पर डे की और हर यूनिट की कीमत 100 रुपये है, तो अगर हम देखेंगे 10 यूनिट और 100 रुपये की कीमत के साथ आपका 1000 रुपये का जीएमवी हो जाएगा अगर आपकी लिस्टेड प्राइस 100 रुपीज़ है तो। लेकिन फिर हमारे ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू क्या होता है, हम ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन C1 C2 क्यों ज़रूरत पड़ गई, और एबिटा या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसे ड्राइव करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को। हम आपको परसेंटेज और विद एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। तो जिसको भी ये टॉपिक के बारे में क्लियरिटी नहीं है और वो सोचता है कि आज या कल हम किसी ब्रांड या बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं और जिनको किसी तरह का डाउट है कि कैसे करना है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छी क्लैरिटी ले सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे जो फिगर्स हैं वो ड्राइव कैसे होते हैं और हर फिगर्स का जो बॉटलनेक होता है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर वो डिनोट क्या करता है और मुझे काम क्या करना है इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से पहली स्लाइड में हमने बात किया था, जीएमवी से। सो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पर डे 10 यूनिट बेचा हुआ है और 100 रुपये की लिस्टेड प्राइस पर, लेट्स से हमने अमेजोन का एग्जांपल ले लिया, अमेजोन में हमने 10 यूनिट पर डे बेचा है और हर एक यूनिट का प्राइस लिस्टेड प्राइस, हम लिस्टेड प्राइस इसलिए बोल रहे हैं कि हमने डिस्काउंट नहीं काउंट किया अभी। सो लिस्टेड प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो हमारा 1000 रुपये का जीएमवी हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक दिन में 1000 का जीएमवी हम कर रहे हैं। फिर अगर इस जीएमवी में से अगर लेट से कभी फेस्टिवल आता है, कभी हम अपने एंड से सेल प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट लगाते हैं, अगर हम उस डिस्काउंट के पार्ट को हटा देते हैं तो जो टर्म रहता है ये ग्रॉस रेवेन्यू, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने डिस्काउंट को हटा दिया है, अभी हमारे ग्रॉस रेवेन्यू इतना आ रहा है। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अभी ग्रॉस रेवेन्यू आने के बाद हमने अगर यहाँ से लेट से हमने एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था 1000 रुपये की सेल में, तो हमारा 990 का ये हो जाएगा ग्रॉस रेवेन्यू। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रॉस रेवेन्यू। अभी इसी ग्रॉस रेवेन्यू से नेट रेवेन्यू कैसे निकालना है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल में कुछ रिटर्न भी होगा। लेट्स से हमने ये 10 यूनिट्स बेची और इस 10 यूनिट्स में से एक यूनिट वापस आ गई, तो ये वापस आई हुई यूनिट
हमारे ग्रॉस रेवेन्यू में काउंट नहीं होती है, उसके लिए मुझे नेट रेवेन्यू निकालना होता है। सो रिटर्न्स को हटा दे अगर और टैक्सेस को हटा दें तो हमारा नेट रेवेन्यू एनआर मिल जाता है, और यही हमें ये दर्शाता है कि हमारे बिजनेस में कितनी वैल्यू आ रही है, कितना मनी फ्लो कर रहा है। सो ये नेट रेवेन्यू इन्वेस्टर और फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और इसको मोस्टली लोग टॉप लाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टॉप लाइन। सो कभी कभी आपने बहुत सारे बिजनेस चैनल्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे शोज़ देखा होगा जिसमें इन्वेस्टर और फाउंडर से बात कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ योर टॉप लाइन, व्हाट इज़ योर बॉटम लाइन। व्हेन वी से दैट टॉप लाइन में कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे नेट रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, इस तरह की वो चीज़ें देखते रहते हैं। बॉटम लाइन में देखते हैं हमारा CM2, CM1, एबिटा कितना आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो हमारा नेट रेवेन्यू निकल गया यहाँ से। अब एक बार जब हमारे पास नेट रेवेन्यू आ जाएगा तो नेट रेवेन्यू में से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटा देते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट से मतलब मेरा क्या है, जिसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने बिक्री करी है उसको बनाने या उसको एक पॉइंट तक लाने के लिए जहाँ से सेल होता है, उसके लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होता है, जिसको हम कॉक्स बोलते हैं। और इसी नेट रेवेन्यू में से अगर हम कॉक्स को घटा देते हैं तो हमारा निकलता है ग्रॉस मार्जिन। लेट्स से अगर हम अमेजॉन में सेल कर रहे हैं तो अमेजॉन का एक कमीशन फीस होता है, राइट, जिसको हम प्लेटफॉर्म फी बोलते हैं। वो कमीशन जो है अमेजॉन लेगा हमसे, करेक्ट। अभी अगर FBA है तो लॉजिस्टिक्स भी लेगा, अगर हम अपने एंड से कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक देना पड़ेगा। तो दोनों मोड पे लॉजिस्टिक और कमीशन आ जाता है। तो ये अगर हम ग्रॉस मार्जिन में से इन दोनों पार्ट को हटा देते हैं, लॉजिस्टिक और कमीशन को, तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 मिलता है, जिसको हम CM1 बोलते हैं। तो जनरली इन्वेस्टर या फाउंडर ये भी बात करते हैं कि हमारा CM1% कितना है अभी। तो CM1% क्या दर्शाता है कि हम जिस भी चैनल के थ्रू, जिस भी लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद हमारा मार्जिन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। अब अगर हम इसी CM1 में से मार्केटिंग के खर्चे को हटा दें, मार्केटिंग का खर्चा कौन कौन सा होता है? मार्केटिंग के खर्चे 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है वर्किंग मीडिया, एक होता है नॉन वर्किंग मीडिया। वर्किंग मीडिया से क्या तात्पर्य है? वर्किंग मीडिया होता है सोशल मीडिया स्पेंड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली, ठीक है। तो ये हम वर्किंग मीडिया को हटा देते हैं। और नॉन वर्किंग मीडिया क्या क्या आ सकता है? कैटलॉगिंग बनवाई, ऐड बनवाया, या फिर किसी सेलिब्रिटी को हायर किया। बहुत सारे टर्म्स आते हैं नॉन वर्किंग मीडिया में। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है और हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को मार्केटिंग स्पेंड के अंदर डाल सकते हैं, और उसको हम अगर CM1 से कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से माइनस करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 आ जाता है। तो क्या देखा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के पर्सपेक्टिव से कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 अगर हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा हुआ कि आपका मार्केटिंग स्पेंड ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर आपने वर्किंग मार्केटिंग स्पेंड को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, या नॉन वर्किंग में आपका अननेसेसरी पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, ओके। तो ये हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। अभी जो हमारा ये CM2 आया है, अगर इस CM2 में से हम अपने खर्चे घटा दें, फिक्स्ड कॉस्ट घटा दें। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, रेंट देना है, जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं रेंट देना है, सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, IT का काम करना है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑफिस वर्क हो गया, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, और बड़े बड़े खर्चे भी इसमें होते हैं, जिनको हम मिला दे अगर तो हमारा फिक्स्ड एसेट बन जाता है। हम उस CM2 में से फिर घटाएंगे, तब हमारा एबिटा आता है। एबिटा क्या है? एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओके। सो ये अर्निंग होता है जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। अभी कोई फाउंडर इन्वेस्टर इस बात को कैसे देखता है कि हमारा हर लेवल पे अगर हमारा ग्रॉस रेवेन्यू मतलब GM% अगर हमारा नेगेटिव है,
अच्छा, पहले तो ये चेक क्या करता है, ये चेक करता है हमारा प्रोडक्ट का वायबिलिटी चेक करता है। हम जो प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, लाए हैं, या हम डिज़ाइन किया है कि हमको ये प्रोडक्ट बेचना है या ये एसक्यू मिक्स बेचना है, तो उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी को कैसे चेक किया जाएगा? हमें ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन, करेक्ट। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि चलिए प्रोडक्ट वायबिलिटी पर टिक मारते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही है, अगर प्रोडक्ट सही है तो उसके बाद क्या होएगा, क्या हम सही जगह बेच रहे हैं? आर वी सेलिंग ऑन द राइट प्लेटफॉर्म? लॉजिस्टिक कमीशन हटाने के बाद लॉजिस्टिक कमीशन किस प्लेटफॉर्म पे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा पड़ रहा है, अमेजॉन पे ज़्यादा पड़ रहा है, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा पड़ रहा है, या और किसी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा पड़ रहा है? तो हम इस चैनल को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बेचना कहाँ है आखिर। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब गलत जगह बेच रहे हैं। अगर गलत जगह ही नहीं बेच रहे हैं, मार्केट ही ऐसी है, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट वायबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है। हम वापस जाके रिवाइज करेंगे क्या प्रोडक्ट वायबिलिटी सही है हमारी। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वो क्या देखता है, वो ये भी देखता है कि हमारा जो CM2 है, CM2 क्या बताएगा? CM2 यही बता रहा है कि भैया जो मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं आप, वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेट्स से उन्होंने देखा कि CM1 हमारा पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, अभी वो CM2 नेगेटिव है, तो एक बात तो तय है कि हमारा प्रोडक्ट सही है, हम जहाँ बेच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हम जो मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं वो उस पर हमें कमान कसने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर काम करेंगे। एक बार जब CM2 पता लग गया, लेट्स से CM2 भी पॉजिटिव है, ओके, CM2 पॉजिटिव है, तो फिर क्या देखा जाएगा? फिर ये देखा जाएगा कि आपका एबिटा कितना है। एबिटा ओवरऑल बिजनेस की हेल्थ बताता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आपको स्केलेबिलिटी की ज़रूरत है, प्रोडक्ट मिक्स की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो यहाँ से किसी भी पैरामीटर को देख करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं बॉटलनेक्स, जहाँ पर हमें चेक करना है कि किस स्टेप पर हमको आखिर काम करना है। और अगर हम इन सारे स्टेप्स को समझ करके उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, समझते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रहा है, तो हम ओवरकम कर लेंगे और हम इस पूरे बिजनेस को या प्रोडक्ट चेंज करके या प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके या फिर इन चीज़ों पे काम करके हम एक ब्रांड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे कि ये क्या आता है वैल्यूज़, अगर हम कुछ वैल्यूज़ पुट करें, और ये भी कंपैरिजन कराएंगे कि लेट्स से एग्जांपल के लिए एक फर्नीचर चेयर की ब्रांड लेते हैं, ये चेयर्स में डील करती है, हम आपको ये बताएंगे कि ये चेयर्स में किस तरह से मार्जिन कमा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने सेट टारगेट के हिसाब से मार्जिन कमा पाए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अमेजॉन में एक फर्नीचर ब्रांड है जो ऑफिस चेयर सेल करता है। मैंने उसका एग्जाम्पल के लिए एक डेटा रखा है, ब्रांड नेम नहीं रिवील किया है। मैं आपको उनके सारे मैट्रिक्स बताऊंगा कि ये आखिर आज की डेट में कितना पर मंथ बिजनेस करते हैं और बाकी सारे पैरामीटर्स पर कितने कितने % पे उनके चार्जेस हैं, और वो फाइनल में क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं मंथ के एंड में। और जितनी भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इन सारी वैल्यूज़ को हम नेट रेवेन्यू से ही परसेंटेज में निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे कि ग्रॉस मार्जिन का % कितना आया है, तो हम ग्रॉस मार्जिन की जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 40% निकलेगा। इस तरह से सारी कैलकुलेशन होती है। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रॉस रेवेन्यू नहीं रखा हुआ है कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, और हम ये मानते हैं कि जितना भी हमने नेट रेवेन्यू किया है वहाँ से हम कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने इसमें रिटर्न्स और टैक्सेस हटा दिए हैं। नेट रेवेन्यू जो रहता है वो रहता है विदाउट टैक्स। ओके, ये एक फर्नीचर ब्रांड है, लेट से हमने इसका नाम दिया है ए। ओके, ये ए हमारा 12 करोड़ रुपए प्रति मंथ का बिजनेस करता है, जो कि इसका नेट रेवेन्यू है। ओके, हम सोर्स करते हैं प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग करते हैं इन हाउस। मुझे उसका कॉस्ट पड़ रहा है वो है 7.2 करोड़, जो कि अगर हम 7.2 को डिवाइड करें 12 से तो हमारा 60% निकल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट 60% है ऑफ द बिजनेस वी आर गेटिंग। ओके, फॉर द नेट रेवेन्यू। तो हमारा 60% कॉस्ट लग जाता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका 60% तो हमारी कॉस्ट ही है।
अगर हम 60% को माइनस कर देंगे नेट रेवेन्यू से तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ग्रॉस मार्जिन 40% है, और जो कि हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन होता है ग्रॉस मार्जिन 40% होना। क्यों होता है ये आगे भी समझ में आएगा। एक स्टैंडर्ड पिक्चर है, हम किसी फर्नीचर ब्रांड के लिए अगर हमारे पास कमीशन इस तरह से है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक जनरल पिक्चर लिया है और ये इसमें हमने कुछ कमीशन के परसेंटेज एवरेज ले लिए हैं। ज़रूरी नहीं है मैच करें अमेजोन के करंट से, क्योंकि हम अमेजोन में तमाम तरह के चार्जेस रहते हैं। क्यूमुलेटिव करके मैंने कुछ इस तरह से परसेंटेज लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, सो हमारा ग्रॉस मार्जिन निकल गया कि हम 40% ग्रॉस मार्जिन पे बिजनेस कर रहे हैं अभी। ओके, अभी हमने क्या देखा, हमारा कमीशन वहाँ पर 14% लग रहा था अमेजोन में, लॉजिस्टिक का खर्चा हमारा 10% आ रहा था, तो टोटल 24% जो है वो क्या आ रहा, हमारा एक्सपेंस आ रहा है किसी चैनल के थ्रू बेचने में। हम अब ये देखते हैं कि हमारा कमीशन प्लस लॉजिस्टिक अगर 24% आ रहा है तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या बनेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाने के लिए हमने आपको बताया कि ग्रॉस मार्जिन में से हम इसको घटा देंगे। अगर हमने इस खर्चे को, उस प्लेटफॉर्म के खर्चे को घटा दिया ग्रॉस मार्जिन में से, जो कि हमारा 1.9 CR आ रहा है, अगर ये हमारा 16% बनता है नेट रेवेन्यू का, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारा CM1 पॉजिटिव है, वो भी 16% है। 16% हमारा CM1 पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या दर्शाता है कि हमने अगर मार्केटिंग नहीं करनी है तो हमें ये प्रोडक्ट कितना बिजनेस देगा, कितना प्रॉफिट देगा। तो हम बोल सकते हैं कि 16% प्रॉफिट देगा आपको अगर मार्केटिंग नहीं करते हैं तो, और ये बहुत हेल्दी नंबर है। इसके बाद अगर हमारा मार्केटिंग लिस्ट से अभी जो ब्रांड खर्च कर रहा है वो 5% खर्च कर रहा है, हम उसको 10 कर सकते हैं अपनी, अगर बिल्कुल नई ब्रांड है, इस ब्रांड को 2 साल हो चुके हैं, इस वजह से इसका परसेंटेज थोड़ा हेल्दी दिखेगा। अदरवाइज हम इसको 10% कर सकते हैं अगर कोई नई ब्रांड है तो। 10 से 15% भी चला जाता है मार्केटिंग एक्सपेंस, हम उस बारे में बात करेंगे। अभी हम ये समझाते हैं आपको कि मार्केटिंग अगर 5% है जो कि 0.6 CR बनती है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 में से मार्केटिंग घटा दिया तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 CM2 आ गया, जो कि इस केस में 11% आ रहा है, और वैल्यू में 1.3 CR आ रहा है पर मंथ। ओके, अभी हमारे पास फिक्स फी पे पता है कि 4% लगती है, इनकी सैलरी मिला दे, खर्चा मिला दे, ऑफिस रेंट सब कुछ मिलाने के बाद वो वैल्यू 4% बनती है, करीबन 50 लाख की वैल्यू बन जाती है। तो अगर CM2 में फिक्स फी को हटा देंगे तो हमारा एबिटा आ जाएगा जो कि 7% है। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 80 लाख रुपए पर मंथ, या 0.1 CR 0.8, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 80 लाख रुपए प्रति मंथ, जिसको 0.8 CR भी लिख रहे हैं हम। तो ये अगर हम 12 CR का बिजनेस पर मंथ करते हैं तो हमें 80 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा पिक्चर है कि ये ब्रांड कमा रही है पैसा। ये ब्रांड का फाउंडर अगर इन्वेस्टर को पिच करता है और बोलता है कि मुझे इसके लिए फंडिंग चाहिए, तो क्या देखेगा इन्वेस्टर देखेगा कि आपका ग्रॉस मार्जिन 40% है, वेरी गुड। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन के बाद आपने 24 से 25% आपने किसी प्लेटफॉर्म में खर्चा कर दिया बेचने के लिए। ओके, तो आपका जो ये CM1 आ रहा है वो 16% आ रहा है, विच इज़ गुड, दिस इज़ पॉजिटिव। 16% आपका CM1 आ रहा है। अभी मार्केटिंग खर्च कर देंगे 5% या 10% जो मार्केटिंग खर्च कर देंगे, फिर भी आपका CM2 विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो ये देख रहे हैं मार्केटिंग खर्चा करने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी उनको क्या समझ में आ रहा है कि इस ब्रांड में स्कोप है, अगर हम मार्केटिंग बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट अच्छा, और CM2 अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वायबल है, चल रहा है, उन्होंने ब्रांड पे काम किया हुआ है। अब ऑलरेडी हमारा जो बिजनेस हेल्थ है वो 7% है पॉजिटिव। अगर हमने एक SQ कैटेगरी से स्टॉक कीपिंग यूनिट, ओके, एक SQ कैटेगरी से अगर हमने इतने का बिजनेस किया हुआ है, तो ये दर्शाता है कि अगर हम SQ मिक्स करते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल चांसेस है कि उस प्रोडक्ट को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्दी बिजनेस कर रहे हैं और हम रेडी हैं कि हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंड बढ़ाने का भी चांस है। हम अगर ग्रोथ करना चाहें यहाँ से तो हम इसको बढ़ा के ग्रोथ कर सकते हैं, फिर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी
बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट लगी होगी और आप इस जानकारी को अपनी ब्रांड और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को आपको किस तरह से पीनल बनाते हैं, किस तरह से उसका ये पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो उस पर आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे सकता हूँ, या आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। ठीक है, ओके। इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और कृपया अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, ताकि वो आगे चीज़ें सीख सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।